Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss part 1 of the chapter 5-year plans in India, achievements and failure, or this chapter is also known as economic planning in India. दोस्तों, this chapter belongs to class 12th economics, but very useful for other competition exams such as bank exam, IAS, RAS and other competition exams. तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसका हम पार्ट 1 करेंगे केवल यहाँ पे, और इसमें मैंने इस चैप्टर को जो है वो 4-5 पार्ट में बांटा है। तो पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन क्या होता है, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है इंडिया में, जो आर्थिक नियोजन हुए हैं, जो इतनी सारे पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान बने हैं अभी तक, उसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या रहे हैं। आइए इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले दोस्तों हमारा जैसे टॉपिक यही बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है हमारा कि जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ये आर्थिक नियोजन है, ये क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी 2 डेफिनेशन बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे आप लिख सकते हो, इसके अलावा भी कुछ आप खुद इसकी डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको लिखना क्या है इसमें, देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या, देखिए इट इज ए प्रोसेस और सिस्टम under which a central authority sets some targets, makes some programs and policies to achieve those targets within a specified period of time। यानी दोस्तों, जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होगी, जो सेंट्रल अथॉरिटी है यानी जो गवर्नमेंट है, वो एक डिपार्टमेंट बनाएगी इसके लिए, या एक इंस्टीट्यूशन बनाएगी इस काम के लिए कि वो इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो जो हमारे देश के अंदर या किसी भी जो हमारे देश के अंदर क्या क्या कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ढूंढेगा पहले, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, कहीं रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, कहीं सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, इरिगेशन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो प्रॉब्लम्स को सर्च करेगा, ठीक है, एक एरिया की या पूरे देश की। उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अपने टारगेट सेट करेगा, यानी वो एक पीरियड डिसाइड कर लेगा, 5 साल या 4 साल या 3 साल, जो भी पीरियड है। इंडिया में खासतौर से 5 ईयर्स प्लान बनते हैं, तो 5 साल, तो 5 साल के लिए कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं कि भाई 5 साल में हमको इस एरिया के अंदर ये सड़कें बनवानी हैं, हमें पुल बनवाना है, हमें स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बनवानी है, हमें बिजली की व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कुछ टारगेट सेट करती है, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, ताकि उन टारगेट्स को अचीव किया जा सके जितने भी टाइम के लिए वो प्लान बनाया गया है, चाहे 5 ईयर प्लान हो, चाहे उससे कम का प्लान हो, या उससे ज्यादा का प्लान भी हो सकता है। तो मैं दोबारा बता दूं आपको दोस्तों कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, और इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, इंडिया के अंदर ये है, पहले जो था अभी कुछ साल पहले से था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग हुआ करता था, जिसकी आजकल जगह किसने ले ली है, नीति आयोग ने। किसने जगह ले ली है, नीति आयोग। तो जो जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा इंडिया में, पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, और अब उसका नाम जो है वो नीति आयोग कर दिया गया है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी या नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जो है वो देश की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कुछ टारगेट ठीक सेट करेगा उसको ठीक करने के लिए, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाएगा, पॉलिसीज करेगा, बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, उनके हिसाब से काम करेगा, और जितने भी साल के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है उस पीरियड ऑफ टाइम में उसको टारगेट्स को पूरा करने के लिए उस पर काम किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एक कुछ डेफिनेशन दी गई है, देखिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया,
जो भारत का योजना आयोग है उसने इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन भी दी है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग means utilization of countries' resources in different development activities in accordance with the national priorities। यानी प्लानिंग कमीशन के अनुसार इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हो गया देश के अंदर, कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसका इस प्रकार से उपयोग करना, इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना ताकि देश का जो है वो प्रायोरिटी के अनुसार, मतलब पहली प्रायोरिटी क्या है, जैसे पॉवर्टी दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, इन्फ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन दूर करना, तो प्रायोरिटी के अनुसार समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाता है और देश का डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है। ये कहता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आता है अब दोस्तों हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे क्लास 12th हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, कई क्वेश्चन जो है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इस चीज में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की। इसको बोलते हैं, मैं हिंदी में भी नाम लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हमारे, इसको बोलते हैं अ, भारत का नियोजन आयोग। इसको और योजना आयोग, योजना आयोग। तो भारत का जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत का योजना आयोग कब बनाया गया था, कब सेटअप हुआ था इसका, वो होता 1950, 1950 में हुआ था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत का योजना आयोग, उसके फंक्शन या कार्य क्या क्या है, तो क्या क्या करता है ये, मेक 5 year plans एंड अदर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इम्प्लीमेंट देम। यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, 5 year प्लान्स या दूसरे प्लान्स को ये बनाता है देश के डेवलपमेंट के लिए, और उन प्लान को इम्प्लीमेंट करता है, यानी उस प्लान के ऊपर काम भी करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एबोलिश्ड and replaced by नीति आयोग in 1st January 2015। दोस्तों 1st जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नीति आयोग। मतलब अब प्लानिंग कमीशन काम कुछ नहीं करता, उसको एबोलिस्ट कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले लिया, अब नीति आयोग ने ले ली है। ठीक है, कब ली, 1 जनवरी 2015। दोस्तों जैसे ही 2014 में, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें मोदी जी प्रधान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने आते ही प्लानिंग कमीशन को हटाया और अपने अकॉर्डिंग, अपने कैबिनेट के फैसलों के अकॉर्डिंग नीति आयोग का गठन किया था 1 जनवरी 2015। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है दोस्तों, जरूर जरूर याद रखिए, आ सकता है क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। देखा जाए तो नीति आयोग के भी वही काम है, वही फंक्शंस है जो प्लानिंग कमीशन किया करता था, जैसे 5 year प्लान या अदर प्लान्स को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन कुछ थोड़े बहुत माइनर चेंज किए गए हैं उसको, ताकि जो चेंज इसलिए किए गए हैं ताकि जो डेवलपमेंट का काम है वो तेज गति से हो सके और देश की नेशनल इनकम और जीडीपी तेज गति से बढ़ सके। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 90% या 95% जो इनके फंक्शंस हैं दोनों के इक्वल ही है, एक जैसे ही है। ठीक है, बराबर सही है। आगे चलते हैं। फिर आता है दोस्तों इसमें एक चीज और आप ये और याद रखिए कि सॉरी ये तो पीछे हो गया। हाँ, देखिए दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए दोस्तों ये स्लाइड थोड़ी पीछे हो गई थी, गलती से वो आगे चली गई थी। देखिए दोस्तों, जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस है, इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 year प्लान। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है, भारत की जो योजना है, जो पंचवर्ष 5 year प्लान वगैरह है, इसका आर्किटेक्चर कौन है, मुख्य कर्ता धर्ता कौन, किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को। ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप देखिए
जो ये प्लानिंग कमीशन पहले था, जो अब नीति आयोग बन चुका है, इसका जो चेयरमैन होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो। यहाँ पे जो ये वर्ड आया है एक्स ऑफिशियो, इस एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली ही नीति आयोग का या प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर। तो जो मनमोहन सिंह थे पहले वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी जी बने, तो जो ये प्लानिंग कमीशन है इसका चेयरमैन कौन बन गया? नरेंद्र मोदी जी बन गया। यानी जो भी देश का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग का चेयरमैन बन जाता है। इंडिया के अंदर ये रूल है, ठीक है। अब इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? इसके इसमें जो चेयरमैन है, इसके अलावा एक वाइस चेयरमैन होगा, और जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज है, इनके जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, वो भी इसके सदस्य होते हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट, आरबीआई या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब आता है डायरेक्टिव प्लानिंग वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। दोस्तों एग्जाम में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, खास तौर से 12th क्लास का, और ये हॉट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि साहब आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो, ये 2 प्रकार की इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। एक होती है डायरेक्टिव प्लानिंग, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो इसमें अंतर क्या है? तो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट आपको क्या याद करना है कि जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी देशों के अंदर बनती है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। जैसे जैसे कौन से एक देश हो गया इसमें? यूएसए, अमेरिका ले लीजिए एग्जाम्पल इसका। तो यूएसए जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है, वहां पे डायरेक्टिव प्लानिंग होती है। और इस प्लानिंग के अंदर होता क्या दोस्तों? इन दिस सिस्टम प्लानिंग इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इसमें डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी उसमें मुख्य जो रोल होगा वो डिमांड एंड सप्लाई का होगा। सब कुछ जो है वो डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट का होता है इसमें कोई मुख्य रोल या पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी गवर्नमेंट का काम जो है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का काम होता है ओनली डिफेंस ऑफ द कंट्री प्लस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्लस लॉ एंड ऑर्डर। मतलब ऐसे देशों के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसका रोल होता है देश की सुरक्षा करना बाहर के आक्रमण से, और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बाकी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है लगभग सारी की सारी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में। देखो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या, चाइना मान सकते हो आप, और मिक्स इकोनॉमी अपना इंडिया है। तो चाइना और इंडिया जैसे देशों में ये होता है। और इसमें जो है वो गवर्नमेंट का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इन दिस सिस्टम प्लानिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होगी वहां पे जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो 5 ईयर्स प्लान है, जो अदर प्लान बनाए जाते हैं, वो गवर्नमेंट ही बनाती है, कोई प्राइवेट लोग उसमें प्लानिंग नहीं कर सकते। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, जो 5 ईयर्स प्लान वगैरह होते हैं, वो पूरे पूरे गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है यहाँ पे। और ये मिक्स इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों में होता है, इसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है। हालांकि इसमें प्राइवेट सेक्टर में कुछ छूट होती है, लेकिन ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है इसका कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है अभी तक इंडिया में, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में जो योजनाएं बनी है बहुत सारी अभी तक, 5 ईयर प्लान वगैरह, उसके लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या है या लो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है उसके, क्यों की जाती है, क्यों की जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग, क्यों बनाए जाते हैं 5 ईयर प्लान, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं। नंबर 1 होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ करना, देश का जीडीपी ग्रोथ करना। देखो दोस्तों जीडीपी ग्रोथ का जीडीपी ग्रोथ कब होता है, मतलब क्या होता है कि जीडीपी देश की जो है वो बढ़े, या जो नेशनल इनकम है वो
बढ़े। और ये कब बढ़ेगी दोस्तों? जब देश में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, जो इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर वो इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रिजल्ट के रूप में नेशनल इनकम और जीडीपी बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ होना। ठीक है, तो जो हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी, सारी योजनाएं बनाई है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव यही रखा है जीडीपी ग्रोथ किया जाए। इसलिए सरकार ऐसे प्लान्स बनाती है, ऐसे जो प्लान्स, प्रोग्राम्स प्लस पॉलिसीज बनाती है, जिससे ये जो सामने मैंने प्रक्रिया लिखी है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी वगैरह बढ़ेगी, ये सब कुछ होगा। ठीक है, दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा उद्देश्य होता है देश में फुल एम्प्लॉयमेंट स्थापित हो। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। दोस्तों, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऑल दोज पर्सन हु आर एबल प्लस willing to do work get jobs। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सभी के सभी लोग जो काम करने में एबल है और काम करना चाहते भी हैं, अगर उन सबको काम मिल जाए तो इसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट होना। और दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें उन व्यक्तियों को शामिल नहीं करते हैं जो अपनी इच्छा से जानबूझ के काम नहीं करते, तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है तीसरा पॉइंट, इक्विटी। तीसरा उद्देश्य होता है इक्विटी लाना देश के अंदर। इक्विटी का मतलब होता है कि जो रिच पर्सन होते हैं और जो पुअर्स होते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, इकोनॉमिक गैप, जो इकोनॉमिक गैप होता है उसको रिड्यूस करना। कैसे? इसके लिए सरकार जो है वो रिच पर्सन के ऊपर क्या लगाएगी? बहुत सारे टैक्स बढ़ा देती है, और जो पुअर्स हैं उनको क्या देती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो रिच लोगों से टैक्स लेना ज़्यादा रेट से और पुअर लोगों को सब्सिडी देना, उनको वेलफेयर की स्कीम्स देना, इससे उनके बीच में इक्वल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके बीच में जो ये गैप है, इकोनॉमिक जो गैप है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से योजनाओं को लागू किया जाता है ताकि इक्विटी स्थापित हो, या उनके बीच में जो गैप है, इनइक्वलिटी है, वो कम हो। यानी जो इनइक्वलिटी है वो इन इक्विलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है मॉडर्नाइजेशन। इसमें आपको ये बताना होगा कि एक इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य ये भी होता है कि मॉडर्नाइजेशन होना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है प्लस जो मशीन्स है, न्यू मशीन्स वगैरह, उनका यूज करना, उनको यूज करना। मतलब या तो हमारा देश जो है वो खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करे और तरह तरह की मशीन्स बनाए, टेक्नोलॉजी का नया हो, जिससे प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, तरह तरह के हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। तो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए क्या होगा? हमें न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, नई मशीनों का जो यूज बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो फॉरेन, अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप के जो जापान वगैरह जो है, जो मॉडर्न, जो काफ़ी अच्छी जिनकी टेक्निक है, न्यू टेक्नोलॉजी जिनके पास मशीन है, उनसे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं इन चीज़ों का, टेक्नोलॉजी और मशीन्स का। देन आता है सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग का एक उद्देश्य ये भी रहा है, इतने प्लान्स जो बनाए गए हैं, कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने। यानी हम जो है वो आत्मनिर्भर बने। क्या बने हम लोग? आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो इम्पोर्ट्स है उसको कम करना है, और जो हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ हो जाए? हमारे देश के अंदर, डोमेस्टिक देश में ही,
देश के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए। यानी जो वस्तुएं हम भारत के लोग जो हम लोग हैं, वो जो वस्तुएं जैसे कैपिटल गुड्स है, मशीनें हैं या कुछ और, पुराने जमाने में तो अनाज गेहूं चावल भी बाहर से मंगवाने पड़ते थे, मशीनें तो छोड़िए आप। तो जिन गुड्स को हम बाहर के देशों से, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, यानी हम दूसरों पे निर्भर हैं, उन गुड्स को देश के अंदर ही बनाना शुरू कर दें तो इसे बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के 5 ईयर प्लान के, कि देश की जीडीपी बढ़े, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, इक्विटी आए, मॉडर्नाइजेशन आए और सेल्फ सफिशिएंसी आए। दीज आर द लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म गोल है या ऑब्जेक्टिव है, ये बदलते रहते हैं। यानी हर प्लान में, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था, सेकंड वाले पे इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था। यानी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो प्लान टू प्लान अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं। पहले प्लान में दूसरे होंगे, या देश की नीड्स क्या है उस टाइम, कंडीशन क्या है, तो देश की नीड और कंडीशन के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। और ये हर प्लान में देश की जरूरत के अनुसार सेट किए जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होते, ये जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान टारगेट सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ कुछ अभी जो मैंने आपको वीडियो, जो आपको मैंने वीडियो लेक्चर दिया है, इसमें अगर आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानना चाहो तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनते हैं, आप इसके यहाँ से वीडियो 2-3 और देख के ढूंढना। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होमवर्क भी है, समझ लीजिए। जो खास से 12th क्लास के बच्चे, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, आप इसका डेफिनेशन बता देना। देन दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, कब हुआ था? 1950 में हुआ था। राइट, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग क्या होती है? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन क्या, देखो ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक आ गया यहाँ पे। इज कंसिडर आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, 5 ईयर प्लान है, उसका आर्किटेक्चर किसे बोलते हैं? ये है प्रोफेसर पी सी महाल नोबिस। ठीक है दोस्तों, देन राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या बता सकते हैं? मैं खाली पॉइंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे एक आप बता सकते हो कि जैसा आप जीडीपी का ग्रोथ करना है, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तीसरा क्या बताया था मैंने? मान लीजिए इक्विटी लानी है देश के अंदर या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। देन क्या बता सकते हो आप? मॉडर्नाइजेशन। देन क्या बता सकते हो? सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, तो इस जो वीडियो है इस पे, इन क्वेश्चन पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने जो ये पॉइंट्स है आपको, इनको खाली पॉइंट्स को शॉर्टकट में समझाया है। आप इनको अच्छे से करना चाहते हो तो किसी भी किताब से इनको 1 या 2 बार रीड कर लेना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, खाली इन पॉइंट्स को 1-2 बार रीड कर लोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। कोई कमी हो तो बताना वीडियो में, और आप क्या चाहते हो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।